हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन की। लास्ट हमने सेल की फिजियोलॉजी पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल क्या होती है, यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो ये सारी चीजें हमने बात करी थी। आज हम लोग बात करते हैं उसी सेल में जो चारों तरफ होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मान लीजिए अगर हमने ये एनिमल सेल की बात करी है तो ये ऊपर जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसी मेम्ब्रेन की हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग फिगर बनाकर भी इसको डिस्कस करेंगे। अभी पहले कुछ बेसिक चीजें हम वो देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टिव शीट इनवेलपिंग द सेल बॉडी। सेल बॉडी को एक इनवेलप, लिफाफे की तरह घेरे हुए होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। इसे प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द फ्लूइड आउटसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड द फ्लूइड इनसाइड द सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और अंदर क्या है, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो बाहर और अंदर दो जगह से डिवाइड करेगी। तो जो चीजें बाहर होंगी सेल के, दैट इज ECF, और जो सेल के अंदर होंगी दैट इज ICF। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है। ECF को अलग कर रही है और ICF को अलग सेपरेट कर रही है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, सेमी मतलब हाफ। अब सेमी परमिएबल का मतलब हो गया कि कुछ चीजें इसके आर पार जाएंगी और कुछ चीजें इसके आर पार नहीं जाएंगी, बाहर ही रुक जाएंगी, कुछ वापस चली जाएंगी। तो इसलिए इसको बोला गया है सेमी परमिएबल। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सेल मेम्ब्रेन के उस पार जाएंगी और कौन सी नहीं जाएंगी, इसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस बिटवीन ECF एंड ICF। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि फ्री हैं, ECF में भी रह सकते हैं और ICF में भी रह सकते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो क्या क्या कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा इस सेल मेम्ब्रेन में, हमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी बेसिकली, जिसकी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो कंपोज्ड 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, 3 तरह के सब्सटेंस हमें देखने को मिलेगा। प्रोटीन, सेकेंड लिपिड, थर्ड कार्बोहाइड्रेट। अब 11th की NCERT में ये बेसिक चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। अभी और हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस चीज को। तो ये सब आप पढ़ चुके हो, प्रोटीन कितना % होता है, लिपिड कितना होता है। तो अगर थोड़ा बहुत याद है तो आपको याद होगा कि प्रोटीन सबसे ज्यादा हुआ करता था, दैट इज 55%। लिपिड उससे कम होता है, दैट इज 40%। और बाकी जो 5% बच रहा है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये कॉम्पोजिशन है सेल मेम्ब्रेन का। अब हम लोग इसी को डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, लिपिड कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होते हैं, कहां पर अटैच होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। On the basis of structure, cell membrane is called a unit membrane और 3-layered membrane। इसी को यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यूनिट का मतलब एक ही तरह की पूरी मेम्ब्रेन है, तो आप यूनिट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या 3 लेयर भी कह सकते हैं। अब 3 कौन कौन सी ऐसी लेयर है इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन का हम लोग डायग्राम देखें तो कुछ आपको याद भी होगा अपना NCERT का, और कुछ हम लोग यहाँ बनाकर देख लेते हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए ये कोई एनिमल सेल है, ठीक है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं। मैं लिख देता हूं, बना नहीं रहा हूं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब मान लीजिए ये जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन है। यही 3 लेयर है। अब 3 लेयर कैसी है, अभी इसको हम जूम करके देखेंगे, ठीक है। बाहर क्या होगा, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया, ICF
इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, सेल के अंदर का फ्लूइड। अब पूरी एक ही है तो हम कहीं से भी कोई भी टुकड़ा उठा करके देख लें, मान लीजिए हम इतना सा पार्ट ले लें इस मेम्ब्रेन का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। हम लोग इतना सा पार्ट ले रहे हैं और इसको जूम करके बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इतना सा पार्ट ले रहे हैं मेम्ब्रेन का तो हमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, नीचे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अब ये क्या बना रहे हैं, है ना, कुछ टेल जैसा आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं ये क्या बना रहा हूं। कुछ लोगों को याद भी आ गया होगा, 11th में पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसके बिना आपने क्या ही एनसीईआरटी पढ़ी होगी 11th की। सेल चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से भी और बायो वालों के हिसाब से भी, ठीक है। अब चलो, जितना भी जैसा भी खूबसूरत बना है, बेकार बना है, जैसा भी बना है, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, इसको जूम करके हमने देखा तो कुछ इस तरह का 3 लेयर का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया। कौन कौन सा, एक लेयर और एक ये लेयर, 2 हो गई, एक ये बीच वाली लेयर, ठीक है। अब ऊपर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये किसकी लेयर दिखाई दे रही है, ये प्रोटीन की लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। हमने 3 चीजें पढ़े थे, 3 कॉम्पोजिशन थे, याद आ रहा है क्या? कौन कौन से 3 कॉम्पोजिशन थे? कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या था? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, यही 3 थे, ठीक है। परसेंटेज ये 55% था, ये 40% और ये आपका बचा हुआ 5%, ठीक है। 3 कॉम्पोजिशन देखे थे हमने। अब सबसे ऊपर हमें क्या दिखाई देगा? सबसे ऊपर हमें दिखाई देगा प्रोटीन की लेयर, प्रोटीन की लेयर, ठीक है, प्रोटीन। और बीच में हमें क्या दिखाई देगा? लिपिड। अब सर कार्बोहाइड्रेट कहां है? कार्बोहाइड्रेट यही इन्हीं के बीच में ही होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जैसा भी बन रहा है बना लेना, ठीक है। मुझे भी आइडिया नहीं है एग्जैक्ट कि मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे बन रही है, ठीक है। ये आपके जो भी हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर समझ लो इन्हें। बीच बीच में यही क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अभी हम लोग इसको और डिटेल स्टडी करेंगे और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। अब छोटी छोटी सी चीजें जो आपको बतानी है, चलिए साथ में पढ़ते जाते हैं, फिर उसके बाद भी मैं आपको समझाता जाऊंगा कि डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन में आपकी बुक कहती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी रिवील। अब ये जो इतनी सी चीज हमने जूम करके देखी है तो ऐसे तो दिखेगी नहीं नॉर्मल, कैसे दिखेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कुछ इस तरह की मेम्ब्रेन दिखाई दी, नेमली वन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर। बोला गया कि ये जो बीच में है, बीच में ये वाली, इसे बोला गया इलेक्ट्रॉन
लूसेंट लेयर, ठीक है। और ऊपर और नीचे जो दिखाई दी ये और ये, ठीक है, ये जो दिखाई दी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई दिए और बीच में इलेक्ट्रॉन खाली दिखाई दिए। लूसेंट और डेंस का ये मतलब है। The two electron dense layer are placed on either side of the central layer। ये बीच वाली जो लेयर है सेंट्रल वाली, इसके दोनों तरफ हमें कैसे दिखाई दिए, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर दिखाई दी। The central layer is a lipid layer। सेंट्रल लेयर कौन सी है, लिपिड की लेयर है, formed by lipid substance। और ये किससे बनी हुई है लिपिड की लेयर, लिपिड के सब्सटेंस से बनी हुई है। कौन कौन से सब्सटेंस है इसकी बात करेंगे। द आउटर टू लेयर आर प्रोटीन लेयर। और बाहर की जो दो लेयर है वो है आपकी प्रोटीन की लेयर। ये वाली भी कैसी है आपकी, इसको भी मैं लिख देता हूं, ये भी प्रोटीन की लेयर है, ताकि ये दिखाई दे कि बाहर की जो दो है वो प्रोटीन की लेयर है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑल्सो। और ये भी कहीं कहीं हमें क्या दिखाई दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी दिखाई दे रहा है। मिक्स हो गया कलर में, दिखाई नहीं दे रहा, अलग कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ये लो, ठीक है, अब दिखाई दे गया। अब ये हो गया आपका डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्टली कौन कौन से ऐसे सेल मेम्ब्रेन के मॉडल हैं जो साइंटिस्ट ने बताए, और उसके बाद कौन सा ऐसा है जो अप्रूव किया गया या जिसे माना गया। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही दिया है, सिंगर एंड निकलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ बहुत याद होगा। उसके अलावा और भी कई मॉडल थे। जब भी कोई चीज नई आती है ना, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एकदम नई आ गई, पहले उस पर रिसर्च होता है, बहुत सारी चीजें पता की जाती है कि क्या ये सही है नहीं है। बहुत सारे लोग उसके खिलाफ भी होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, तो अपना अपना मत भी बताते हैं कि मैंने तो ये सोचा है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन का भी जब स्ट्रक्चर आया तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपनी चीजें, अपनी अपनी रिसर्च बताई। तो वही कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया, क्या ऐसा सोचा, ठीक है। और आज हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ये वाला कौन सा है, या आगे जो भी पढ़ेंगे वो कौन सा था, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलो अब बात करते हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने कौन कौन से अलग मॉडल दिए थे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अलग अलग मेम्ब्रेन, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया उनके बारे में। तो थोड़ा थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेनियली डेविसन मॉडल। अब ये डेनियली मेल थे फीमेल थे, आई डोंट नो, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। डेनियली डेविसन मॉडल 1935 में दिया गया था। इन्होंने क्या बताया कि दिस मॉडल वाज बेसिकली अ सैंडविच ऑफ लिपिड। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया, इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच ऑफ लिपिड है। सैंडविच का मतलब होता है, सैंडविच जो आपने खाया है, तो सैंडविच कैसा होता है, बीच में कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कोई सलाद वगैरह रख दिया, टमाटर प्याज ये सारी चीज रख दिया, उसके ऊपर से ब्रेड लगा दिया और नीचे से भी एक ब्रेड लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड सैंडविच। तो वैसा ही उन्होंने बताया कि सैंडविच ऑफ लिपिड, बीच में क्या है, लिपिड की लेयर है, ठीक है, और उसके ऊपर नीचे प्रोटीन की लेयर है। उन्होंने कहा कि बीच में आपकी लिपिड की लेयर है और ऊपर नीचे क्या है, प्रोटीन की लेयर है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बताया, दैट इज सैंडविच ऑफ लिपिड, ठीक है। कवर्ड बाय प्रोटीन ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ से किससे कवर्ड था, प्रोटीन से। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि दिया गया था 1957 में। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ स्टडी की गई और उसके बेस पे एक मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया जिसे बोला गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं इसको। 1972 में दिया गया था और किसने दिया था, एस.जे. सिंगर एंड निकलसन, ठीक है। नॉर्मली अगर हम कहें तो अगर पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर और निकोलसन ही बोलते हैं। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दिया है।
और नीट में क्वेश्चन भी आता है, तब भी सिंगर एंड निकोलसन ही याद रखना है। 1972 में प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और बेसिकली मोज़ेक का क्या मतलब होता है, अभी इसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम द मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड विद मोज़ेक ऑफ प्रोटीन। अब इसने कहा है कि मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से होती है कि फ्लूइड विथ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का कुछ मोज़ेक लगता है। मोज़ेक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे टाइल्स है, ऐसे लाल, फिर उसके ऊपर कोई और कलर, फिर उसके ऊपर कोई और कलर, या मान लीजिए मेरे पास अगर है तो जैसे रेड कलर हो गया, फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर के टाइल रख दिए गए, ठीक है, उसके बाद ब्लैक कलर के रख दिए गए। तो एक के ऊपर एक डिफरेंट कलर की कोई चीज रख देना, या यहां पर टाइल्स की जगह पर स्टोन रख देना अलग अलग कलर के, ठीक है, स्टोन रख देना, या एक दूसरे के ऊपर ग्लास रख देना, कोई कांच का टुकड़ा हो अलग अलग कलर का वो रख देना। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोज़ेक कंडीशन, ठीक है। तो वही चीज उसने कहा है कि फ्लूइड विद मोज़ेक ऑफ प्रोटीन, बीच में क्या है, फ्लूइड है और ऊपर जो है वो प्रोटीन का मोज़ेक है, कुछ ऐसा इसने बोला है, ठीक है। लेकिन कहीं हद तक कुछ ऐसा सही भी निकला कि बीच में फ्लूइड बोल दिया। फ्लूइड का मतलब हो गया कि वो जो लिपिड मटेरियल है वो इसने बीच में बता दिया, ठीक है, बीच में लिपिड मटेरियल बता दिया और ऊपर प्रोटीन वाला, ठीक है, कुछ इस तरह का बता दिया। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया। दिस मॉडल इज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट टिल नाउ। अभी तक यही एक्सेप्ट किया गया है, अभी तक कोई नई खोज नहीं हुई है। इन दिस मॉडल द प्रोटीन आर फाउंड टू फ्लोट इन द लिपिड लेयर। और देख क्या रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो लिपिड की लेयर में फ्लोट कर रही है इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द लेयर ऑफ सैंडविच टाइप मॉडल। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सैंडविच एक के ऊपर एक रखा हुआ है और कोई फ्लो नहीं है, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ दिखाई देता है कि प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रही है। आगे अभी पढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से फ्लोट कर रही है। अब अच्छा हुआ कि यहां पर डेनियली डेविसन मॉडल, ये सब फॉरेन वाले ही ढूंढ रहे हैं, हमारे यहाँ किसी ने सर्च नहीं किया। अपने यहाँ सर्च किया होता तो यहाँ कुछ और नाम होता है ना, रामलाल मॉडल, पप्पू मॉडल, कुछ और भी हो सकते थे, अलग अलग नाम, जैसे नाम होता है जिसने खोजा होता उसके नाम है, ठीक है। तो ये मॉडल हो गए। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करते हैं एक एक चीज की कि प्रोटीन जो है वो क्या काम करती है, क्या क्या चीजें होती हैं उस प्रोटीन में। फिर बात करेंगे लिपिड में, लिपिड में क्या क्या चीजें होती हैं, लिपिड के रूप में क्या है ऐसा सेल मेम्ब्रेन में जो दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है, और उस प्रोटीन के, उस लिपिड के, उस कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन सा परमिएबल है चीज, कौन सा चीज परमिएबल नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों की हम लोग बात करते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन मॉडल की बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, और इसमें हम लोग प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिपिड के बारे में और देखेंगे उसके फंक्शन और कौन कौन से लिपिड के रूप में हमें सेल मेम्ब्रेन में ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, उसकी बात करेंगे। अब अपन देखते हैं लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड वाली लेयर है उसका क्या क्या काम है। तो द सेंट्रल लिपिड लेयर इज बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, दो लेयर होती हैं उसमें। दिस इज फॉर्म बाय अ थिन फिल्म ऑफ लिपिड, पतली सी एक लिपिड की फिल्म होती है, उससे बनती है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिपिड लेयर इज दैट इट इज फ्लूइड इन नेचर। कैसी होती है लिपिड की लेयर, फ्लूइड होती है नेचर से, एंड नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर। ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। सो द पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along the surface of the cell, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसे लिपिड की लेयर अपन को देखने को मिल रही थी, ये कैसी होती है, ये सॉलिड नहीं होती, ये फ्लूइड नेचर की होती है, इसलिए कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। तो वही चीज ये कह रहे हैं। नेक्स्ट, द मटेरियल डिसॉल्व इन लिपिड लेयर आल्सो मूव टू ऑल एरियाज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और जो भी चीज लिपिड की लेयर में डिसॉल्व हो जाएगी वो पूरे एरिया में मूव कर सकती है। मेजर हमें दो लिपिड पढ़ने हैं। सबसे पहला है फॉस्फोलिपिड, सेकंड है कोलेस्ट्रॉल। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फॉस्फोलिपिड की और दूसरा हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। तो पहले बात कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां पर फॉस्फोरस भी है और लिपिड, लिपिड का मतलब क्या हम फैटी एसिड कह सकते हैं, ठीक है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड आर द लिपिड सब्सटेंस, phospholipids are the lipid substance which contain phosphorus and fatty acid। ठीक है, कह सकते हैं ये चीज। अब स्ट्रक्चर हम लोग फिर से बनाते हैं, फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर में कि फॉस्फोलिपिड कहां पर है, कोलेस्ट्रॉल कहां पर है। ठीक है, तो आप लोग चाहें आप भी साथ में बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ये लिपिड मॉलिक्यूल, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। देख लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, बार बार बनाओगे याद रह जाएगा। और जब भी एग्जाम हो, कॉपी में हमेशा स्ट्रक्चर बनाएं, भले ही छोटा सा बनाएं, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर को लगता है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। ठीक है, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अब ये लिपिड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की और कोलेस्ट्रॉल की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल भी यही पाया जाता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जगह जगह पे आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी आपको कोलेस्ट्रॉल देखने मिल जाएगा। ठीक है, यहां आपको कोलेस्ट्रॉल देखने मिल जाएगा। तो ये क्या है? दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ये फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड दोनों ही बाइलेयर हुए। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड दोनों इसमें आ गए। अब अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब अगर हम एक फॉस्फोलिपिड को बाहर निकाल करके देखें, मान लो इसको हम निकाल करके देखते हैं, तो यहां पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये इस तरह का, ये हेड रीजन हो गया, ये टेल वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं हेड रीजन और इसको टेल। ठीक है, अब जो फॉस्फोलिपिड आपका ये ऊपर है, हेड वाला रीजन है, ये कैसा होता है? वाटर के लिए हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हेड रीजन जो होता है ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। अब हाइड्रोफिलिक क्या होता है अभी मैं बताता हूं। हाइड्रोफिलिक पोर्शन,
हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी पानी को प्यार करने वाला, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। तो हेड वाला रीजन हमेशा साइटोप्लाज्म के उस तरफ होगा जहां पर वाटर सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए बोला गया है हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन। वही अगर टेल वाला पोर्शन हम बात करें, यहीं पर बनाता हूं मैं, ठीक है, ये टेल वाला रीजन है, और ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। अब फोबिया का मतलब होता है फियर या डर। आपने सुना होगा कुछ लोग क्लैस्ट्रोफोबिक होते हैं, यानी कि बंद कमरे में, उनको कमरे में बंद बंद कर दो, अंधेरा कर दो तो चिल्लाने लगते हैं। तो फोबिया का मतलब होता है फियर, और हाइड्रो का मतलब हो गया वही वाटर। तो पानी से जिसको डर हो, अब ऑब्वियसली बीच में क्या है, लिपिड है, फैटी एसिड्स है, तो ये क्या पानी के साथ सॉल्युबल होंगे? नहीं होंगे, नॉन पोलर होंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पोर्शन। हाइड्रोफोबिक पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लिपिड का स्ट्रक्चर हो गया, किसका, सेल मेम्ब्रेन का लिपिड वाला स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में पहले बुक में देखते हैं क्या और लिखा है, ठीक है। इसने कहा है कि ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल रिजेंबल्स द हेडेड पिन इन शेप, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा बना दिया है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ये हल्का सा एकदम पिन की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है। द आउटर पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेड पोर्शन एंड द इनर पोर्शन इज कॉल्ड टेल पोर्शन। बाहर वाला आउटर हेड बोला गया, नीचे वाला इनर वाला टेल रीजन बोला गया। हेड पोर्शन इज पोलर एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब जो ये हेड वाला पोर्शन है वो कैसा होता है, पोलर होता है और पानी के साथ सॉल्युबल होता है, और स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर के लिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। टेल पोर्शन इज नॉन पोलर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। टेल वाला नॉन पोलर, इनसॉल्युबल होगा पानी के साथ, एंड रिपेल्ड बाय वाटर, और वाटर के द्वारा क्या किया जाएगा, रिपेल किया जाएगा, इसलिए पानी के लिए क्या होगी, एफिनिटी कम होगी या ना ही होगी, ठीक है। Two layer of phospholipid are arranged in such a way that hydrophobic tail portion meet in the center of the membrane. Hydrophobic tail portion कहाँ हो गया, मेम्ब्रेन के सेंटर पर हो गया, बीच में हो गया। हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन ऑफ आउटर लेयर फेस द ECF, और जो हेड वाला रीजन है वो कहां होगा, ECF की तरफ होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा, एंड दोज ऑफ द इनर लेयर फेस ICF, और जो अंदर की तरफ है वो क्या फेस करेगा, ICF, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो यहां पर कोलेस्ट्रॉल है, इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। कहां पर देखने मिलेंगे, इन्हीं फॉस्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। फॉस्फोलिपिड आर सॉफ्ट एंड ऑयली स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड बहुत ही सॉफ्ट होंगे, ऑयली होंगे, एंड कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू पैक द फॉस्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन। और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, सिर्फ फॉस्फोलिपिड को पैक कराने के काम आता है मेम्ब्रेन के साथ। सो कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोलेस्ट्रॉल के बारे में इतना ही याद रखना कि रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का काम हो गया। तो ये समझ में आ गया फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ लिपिड लेयर इन सेल मेम्ब्रेन, ये जो लिपिड की लेयर होती है इसका काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में, उसकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड लेयर इन सेल मेम्ब्रेन। लिपिड का जो लेयर है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि हाफ परमिएबल, यानी कि कुछ चीजें हैं जो, या इसे हम एक और टर्म दे सकते हैं, दैट इज सिलेक्टिव परमिएबल।
ये भी कह सकते हैं आप कि कुछ चीजें जो सिलेक्ट है वही परमिएबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। मेम्ब्रेन एंड अलाउज ओनली द फैट सॉल्युबल सब्सटेंस, क्या कह रहा है कि सिर्फ फैट सॉल्युबल सब्सटेंस ही पास हो पाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस में कौन कौन से सब्सटेंस है, जैसे कि ऑक्सीजन O2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। देखो एल्कोहल भी पास हो जाती है सेल मेम्ब्रेन से, कैन पास थ्रू दिस लिपिड लेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, पानी में जो भी घुलने वाले सब्सटेंस है वो पास नहीं होंगे, जैसे ग्लूकोज, यूरिया। यूरिया का किसी को केमिकल फॉर्मूला याद है क्या, पढ़ा होगा, ऑर्निथिन साइकिल, वहां यूरिया आया होगा, ठीक है। अगर याद है तो नीचे कमेंट करो क्या होता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट, याद रखना ये चीजें पास नहीं होती, ग्लूकोज, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट ये पास नहीं हो सकती हैं किससे, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल ऐसे ही कुछ मिलता जुलता आपने पढ़ा होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। याद है क्या कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है। अगर याद आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दें, नहीं आ रहा है तो कहीं से भी ढूंढ के लाएं और नीचे कमेंट करें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी वाइटामिन्स होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, क्या किसका नाम होता है। टेबलेट्स जब आप लिखेंगे ना तो ये बहुत जरूरी वाली चीजें हैं, ठीक है। तो तुरंत ढूंढ के लाओ, नहीं याद है ढूंढो, गूगल करो, जो भी करो, नीचे कमेंट करो कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है और कौन सी आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब इसी तरह हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोटीन लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। अभी हमने लिपिड की लेयर के बारे में बात करी, अब प्रोटीन की लेयर के बारे में बात करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके फंक्शंस को देखेंगे। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्रोटीन की लेयर के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। प्रोटीन लेयर हमने देखा था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा रहे हैं वही प्रोटीन लेयर है। दीज लेयर कवर the two surface of central lipid layer. प्रोटीन लेयर गिव प्रोटेक्शन टू द सेंट्रल लिपिड लेयर। वही सेम चीज है कि प्रोटीन जो है वो लिपिड लेयर के ऊपर नीचे है तो ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्शन पहुंचाएगी। द प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन दीज लेयर आर मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये चीज याद रखना कि मोस्टली जो प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ज्यादातर जो भी आपको प्रोटीन सब्सटेंस देखने मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन में वो कैसे होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। प्रोटीन मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो तरह से हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, पहला इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। दोनों वही नाम है, देखो ये लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्रल प्रोटीन या इसी को बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, तीनों सेम ही नाम है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो दैट पासेस थ्रू एंटायर थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है। पूरी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस से एक साइड से दूसरे साइड पार हो जाएंगे। अभी बात करेंगे कौन कौन है ऐसे लोग, टाइटली बाउंड विद द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर के टाइटली बाउंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेल एडहेशन प्रोटीन, सबसे पहला कौन है, दैट इज सेल एडहेशन प्रोटीन। फिर सेल जंक्शन प्रोटीन, कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है 11th की एनसीईआरटी में, वहां पर पढ़ा होगा कैरियर प्रोटीन के बारे में। फिर चैनल प्रोटीन, नेक्स्ट हार्मोन रिसेप्टर्स, लास्ट वाला चैप्टर है, अब तो शायद है या नहीं है नई एनसीईआरटी में, वैसे तो है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लास्ट वाला जो चैप्टर है वहां आपने पढ़ा होगा हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में, पढ़ा है, वहां पर आपने देखा होगा कि कैसे जाकर के सेल मेम्ब्रेन से कुछ हार्मोन्स जाके बाउंड हो जा रहे थे और कुछ सेकेंडरी मैसेंजर बना रहे थे, ठीक है। तो वो चीज के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट एंटीजेंस, फिर एंजाइम्स, ये सारे क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर कह सकते हैं कि आर पार हो जाएंगे, पास कर जाएंगे। फिर फंक्शन की बात करें तो ये हो गया, ठीक है, देख लिया। फंक्शन बहुत नॉर्मली है, फंक्शन भी सुन लो, मैं नोट्स दे दूंगा। जिन लोगों को लग रहा है मैं कहां से पढ़ा रहा हूं तो नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां से आप ये सारे पीडीएफ नोट्स, ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और ये सारी चीजें आपको
तभी समझ में आएंगी जब आपके पास पीडीएफ होगा। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? इंटीग्रल प्रोटीन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, साथ में जुड़कर रहना। सेकंड कह रहा है फंक्शन, चैनल प्रोटीन हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट को अगर सेल मेम्ब्रेन से पास होना है तो उसके लिए चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। करियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यू ऑलरेडी नो, प्लांट फिजियोलॉजी में देख ही चुके हो कि क्या यूज है। सम कैरियर प्रोटीन एक्ट एज अ पंप बाय विच आयंस आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेटेड, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, किसका प्रोसेस क्या होता है। Receptors proteins serve as the receptor site for hormones and neurotransmitter. Some of the protein molecule form the enzymes and control chemical metabolic reaction within the cell membrane. तो ये सारी क्या है, फंक्शंस हैं। आपको जितने याद रह जाएं उतनी अच्छी बात है, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा याद रखें, क्योंकि अगर ये आता है पूरा सेल मेम्ब्रेन 15 नंबर में, वैसे तो अभी तक तो शायद एग्जाम में नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूंगा देख करके। अगर 15 नंबर में आया है तो ये सारी चीजें आपको पूरा जितना मैंने आज पढ़ा रहा हूं, अभी एक और चीज बच गई है कार्बोहाइड्रेट, तो ये सारा चीज आपको वहां पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सम प्रोटीन एक्ट एज एन एंटीजन एंड इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली कोई चीज है नहीं, आपको नॉर्मल लाइन समझ में आ रही होगी। सम प्रोटीन कॉल्ड सेल एडहेशन मॉलिक्यूल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सेल टू देयर नाइबर्स और बेसल लैमिना। वीडियो को एंड मत करना, लास्ट में मैं एक वीडियो डाला हूं, उसको जरूर देखना, उससे काफी सारी चीजें आपकी सेल मेम्ब्रेन की जो है वो विजुअलाइज हो जाएंगी, इमेज दिमाग में बन जाएगी, तो चीजें आपको याद रहेंगी लंबे समय तक। फिर नेक्स्ट और लास्ट आज का जो है वो है कार्बोहाइड्रेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब हम कार्बोहाइड्रेट के लिए सिंपल कुछ छोटी छोटी चीजें बात करेंगे और जल्दी से इसको आज का लास्ट बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन में, और सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अगर प्रोटीन के साथ लगा हुआ है तो हम लोग इसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन, या इसी को एक और टर्म दिया जाता है प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लिपिड के साथ लगा हुआ है तो सिंपल सा टर्म है, हम लोग इसे बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड। सिंपल तरीका समझा रहा हूं, याद नहीं करना कुछ भी, ठीक है। समझ गए तो बहुत इजी है। अब एक और टर्म आता है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म अ थिन एंड लूज कवरिंग। क्या करेगा? कवरिंग करेगा पूरी, कैसी? थिन और लूज, ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस है, यहां पर पूरे ऊपर में कवरिंग किसकी लग गई? कार्बोहाइड्रेट की लग गई, तो उसे क्या बोल देंगे? दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, इसे बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। अब नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ये जो कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है इसका क्या काम होता है? ठीक है, चलो आओ देखते हैं। पहला कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं and do not permit the negatively charged substance to move in and out of the cell। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट की लेयर है, ठीक है, पूरी कार्बोहाइड्रेट की लेयर लगी हुई है, और कार्बोहाइड्रेट खुद कैसे है? नेगेटिवली चार्ज। पूरे मेम्ब्रेन में कैसा है? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अब कोई भी नेगेटिव चार्ज का अगर अंदर से बाहर आ रहा है, मान लो अंदर से बाहर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, कहेगा हट मैं नहीं आने दूंगा। अगर बाहर से कोई भी नेगेटिवली चार्ज आ रहा है तो क्या बोलेगा? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, बोलेगा हट मैं नहीं आने दूंगा, ठीक है, तो ये नहीं आने देगा या अंदर भी नहीं जाने देगा। तो सबसे पहला काम तो हो गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज को कभी भी सेल के मेम्ब्रेन के ना तो अंदर आने देते हैं और ना ही अंदर से बाहर जाने देते हैं। ये सबसे पहला काम हो गया कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट, ग्लाइकोकैलिक्स फ्रॉम द नाइबरिंग सेल्स
help in the tight fixation of cell with one another. ग्लाइकोकैलिक्स अपने आप में क्या करता है, पूरा थिन और लूज कवरिंग कर लेता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और वैसे ही बगल वाले के ऊपर भी कवर कर लेता है, और फिर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि पास वाली सेल को अपने वाले सेल से जोड़ने का काम भी करता है ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा, सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फंक्शन एज द रिसेप्टर्स फॉर सम हॉर्मोन्स। जैसे कि मैंने अभी लास्ट बताया, आपने पढ़ा होगा हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में, लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर 22 है ना, 11th में। मुझे पढ़े हुए 10 साल हो गया और ज़्यादा ही हो गया। 2011 समथिंग में आई वॉज इन क्लास 11th, सो अप्रोक्स 10 से ज़्यादा ही हो गया है ना, 12 साल 13 साल हो गए। खैर, तो चैप्टर नंबर 22 है, याद है मुझे अभी भी, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसमें लास्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एस्पेक्ट से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मोन रिसेप्टर्स। वहां आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर्स, तो वही काम क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, हार्मोन को रिसीव कर रहा है, यानी रिसेप्टर्स का काम कर रहा है। कोई भी हार्मोन बाहर से आ रहा है उसको रिसीव करने का काम कर रहा है, यानी रिसेप्टर्स की तरह काम कर रहा है। तो ये इसका तीसरा काम हो गया। यही 3 बेस्ट काम बताए हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि नहीं ये चीज़ मैंने सही नहीं समझाई है, सही नहीं बताई, या कोई चीज़ में अटक गया हूं, या कुछ भी आपको लगता है, तो फील फ्री टू से एनीथिंग। ठीक है, जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं बिल्कुल बेझिझक कहिए। ठीक है, क्योंकि शायद ये मेरा खुद का भी नया एक्सपीरियंस है। पढ़ा मैं काफ़ी साल से रहा हूँ, लेकिन ये BMS के लिए शायद पहली बार है। तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय, टाटा, सबा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम आप देख रहे हो, बाय।